और सभी दर्शकों को मेरा बहुत ही मैत्रीपूर्ण जय भीम। जैसे असंग वज्र जी ने कहा कि हमारी ये जो अध्ययन की जो कड़ी है उसमें आज 7वां दिन है और मेरा स्वयं का ये दूसरा दिन है जहाँ पर आज हम पूना पैक्ट या पूना का जो समझौता हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी या उनके जो भी शिष्य है, लेकिन खास करके इस पूना पैक्ट में जो सबसे दो प्रभावित व्यक्ति रहे हैं उनमें से हम बाबा साहब और गांधी, जिनके कारण ही ये पूना का पैक्ट या पूना का समझौता हुआ है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। लगभग इस करार को या इस समझौते को 88 साल बीत चुके हैं और यह पूरे 20वीं सदी का जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें एक महत्वपूर्ण ऐसी घटना है। ये महत्वपूर्ण भी है और उतना ही ये विषय विवादित है। इस विषय को लेकर बाबा साहब और उनके जो अपने अनुयायी है और गांधी जी और उनके अनुयायी है, इन दोनों के भी अपने अपने दृष्टिकोण है, मत है। और जिस तरह से जिस परिस्थिति में एक करार या ये समझौता हुआ है उसको मद्देनजर देखते करते हुए हमें इन सभी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आज आपके सामने ये जो पुणे समझौते की या पूना पैक्ट की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपने सामने रखना चाहता हूं, ना कि पूना करार क्या है, उसमें क्या तय हुआ और उसमें कौन जीता या कौन पराजित हुआ। ऐसे दृष्टिकोण से मैं इसको नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन जैसे असंग वज्र जी ने प्रास्ताविक में बताया कि एक श्रृंखला है, प्रक्रिया है, कड़िया है। 1919 का एक्ट, उसके बाद 1928 का साइमन कमीशन उनका आना और उसके पश्चात जब गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई उसमें बाबा साहब ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि बाबा साहब की ये राजकीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ी सफलता थी और बहुत कम समय में उन्होंने प्राप्त की एक ये बड़ी समस्या, ऐसा बड़ी सफलता थी। लेकिन इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब की जो जीवनी है और बाबा साहब का जो कार्य है उस कार्य को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना कार्य शुरू किया, शुरू में ही उन्होंने कभी भी राजनीति या पॉलिटिक्स में काम करना पसंद नहीं किया था और वो बात उनके एक भाषण से हमें साफ दिखाई देती है, पूरी तरह से स्पष्ट होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो शुरुआत की अपने कामों की, वो ज्यादातर सामाजिक परिवर्तन कैसा हो, समाज में सुधार कैसा लाए, लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता को हम कैसे बदले। फिर हम देखते हैं कि 1920 की जो मानगांव का जो सम्मेलन हो बहिष्कृत बहुजनों का, 1924 में उन्होंने स्थापित की हुई जो बहिष्कृत हित सारिणी सभा है, उसका उद्देश्य हो छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, हॉस्टल्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो मजदूर है, जो किसान है, इन लोगों के लिए कार्य। फिर महाड़ में किए हुए 2 संघर्ष, वो हो सकता है हम
चौदार टैंक का संघर्ष देख सकते हैं, या मनुस्मृति का जलाना, ये भी देख सकते हैं। और उसके बाद मार्च 1930 में जो नासिक में कालाराम मंदिर का जो प्रवेश है, वो जो आंदोलन उन्होंने चलाया, ये सभी जो आंदोलन है, इस आंदोलन के तहत बाबा साहब आंबेडकर जी सामाजिक सुधार लाना चाहते थे, लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, अपने समाज को भी और सवर्ण समाज को भी। उनकी ये मनीषा थी कि शायद ऐसे कुछ आंदोलन करने से, वार्तालाप करने से, कुछ चर्चा करने से सवर्ण लोगों के दिलो दिमाग में कुछ असर हो जाएगा, उनमें कुछ परिवर्तन या बदलाव आएगा, उससे परिस्थिति सुधर जाएगी। लेकिन हम देखते हैं वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि शुरू से बाबा साहब का जो रवैया था, वो ज्यादातर शुरुआती काम जो है, कार्य जो है, वो सामाजिक और धार्मिक स्तर पर हो। और जैसे मैंने शुरुआत में किया था, कहा था कि ये बात उन्होंने अपने एक भाषण में स्पष्ट की थी, जब उन्होंने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति को जलाया। वो जलाने के कार्यक्रम के पहले उन्होंने वहां पर एक बहुत ही प्रभावी ऐसा भाषण दिया, जिस भाषण का विषय बहुत ही ऐतिहासिक है, जहां पर बाबा साहब सामने बैठे हुए अपने साथियों को, समाज भाइयों बहनों को, फ्रेंच में किस तरह से संग्राम हुआ, क्रांति हुई, वो समझा रहे थे। और उसमें वो इस तरह से अपने लोगों को समझा कर देना चाहते थे कि उस फ्रेंच के लोगों ने इकट्ठा आकर जो क्रांति की, और हम जो क्रांति करने जा रहे हैं, उसमें कौन सा एक सरीकापन है, कौन सी समान स्थिति है। और वो ये कहते हैं कि फ्रांस के लोग इसलिए इकट्ठा आए कि वो अपने देश में सामाजिक, धार्मिक और राजकीय परिवर्तन लाना चाहते थे। उनके उस संघर्ष में और हमारे संघर्ष में समानता इसी बात की है कि जैसे उनका इकट्ठा आना वहां के 3 वर्णों को नष्ट करना है, हमारा इकट्ठा आना 4 वर्णों को नष्ट करना है। उनका इकट्ठा आना सामाजिक, धार्मिक और राजकीय सुधारणाओं के लिए है, हमारा इकट्ठा आना मात्र सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के लिए थे। लेकिन जब नासिक का एक कालाराम मंदिर का जो संघर्ष है, उसका अनुभव देखते हुए शायद बाबा साहब को इस बात एहसास हुआ होगा कि अभी हम जिस तरह से चल रहे हैं, पिछले 10 साल से हमारा ये संघर्ष ऐसा ही चल रहा है, और इसी तरह से हम चलते भी रहे तो उससे जो फायदा होने वाला है, वो फायदा कुछ सामने दिखता नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कुछ किया है, उससे जिनके लिए हम कर रहे हैं, उनके मनों में, दिलो दिमाग में कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है, कोई वैसा मौका नहीं दिख रहा। और इसलिए शायद बाबा साहब को लगा होगा कि नहीं, अभी हमने राजकीय परिवर्तन या राजकीय सुधार की तरफ हमारा मोर्चा या कारवा आगे लेकर जाना चाहिए। और उसी दरमियान हम देखते हैं इंग्रज सरकार की तरफ से भारत के लिए या भारत में सत्ता हस्तांतरण या सत्ता का परिवर्तन, इसको हम अंग्रेजी में
ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं। ये कोई स्वतंत्रता की बात नहीं थी। जो सत्ता थी, उस सत्ता का बंटवारा करना था अंग्रेजों को, और उसके बारे में चर्चा चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। और हम देखते हैं बाबा साहब उस गोलमेज परिषद में गए। पहली गोलमेज परिषद में गए, दूसरे भी गोलमेज परिषद में गए, और बाबा साहब का जो गोलमेज परिषद में कार्य रहा वो बहुत ऊंचे स्तर का था, बहुत ही रचनात्मक था, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव था। और इसका नतीजा हम देखते हैं कि बाबा साहब को अपनी कुछ मांगे मान्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई। वो उसमें सफल हो गए, और उसी के तहत हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिक अधिनियम है, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ये कम्युनल अवार्ड जो है वो 16 अगस्त 1932 को अंग्रेज सरकार ने पारित किया। और ये बात बाबा साहब के लिए बहुत अहमियत रखने वाली थी, क्योंकि 2 साल के अपने इस राजकीय कार्यकाल में बाबा साहब ने जो पहला ही है विजय जो हासिल किया था, जो सफलता हासिल की थी, वो भले ही वो जितनी मात्रा में चाहते थे उतने मात्रा में नहीं हुई होंगी, लेकिन निश्चित ही जिस रास्ते पर बाबा साहब चल पड़े थे, उस रास्ते पर का उनका ये जो पहला कदम था, उनके अंदर का हौसला और जज्बा बढ़ाने वाला था। और ना तो ये केवल उनके अकेले के अंदर का जो जज्बा है या जो हौसला है वो बढ़ाने वाला था, तो जिस समाज का नेतृत्व बाबा साहब कर रहे थे, उस पूरे समाज के लिए एक बहुत ही अहम ऐसी बात थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था, उनका हौसला बढ़ गया, उनका जज्बा बढ़ गया, और उनको ये लगा कि नहीं, हमारे जो नेता बाबा साहब है और उन्होंने हमारे लिए ये जो सफलता लाई है, अभी इस रास्ते पर हम चलते रहे, उनको साथ देते रहे, तो निश्चित ही हमारा भविष्य एक तरह से बहुत ही अच्छा होने वाला। जब बाबा साहब वापिस आए तो बाबा साहब का बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया, उनको मानपत्र दिया गया। लेकिन ये जो बाबा साहब की जो खुशी थी, उनके समाज की ये जो खुशी थी, वो खुशी हम देखते हैं ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश पंतप्रधान या प्रधानमंत्री रेस्मे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ये जो भी कुछ कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनियम या पंचायत उसकी कॉपी भेज दी, तो गांधी जी जो है वो बड़े अस्वस्थ हो गए। उस समय वो पुणे के एरोडा जेल में थे। जैसी ये बात उन पर उनके कान पे गई, वो बड़े अस्वस्थ हुए, और उन्होंने सीधा खत लिखा उसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, कि आपने ये जो सांप्रदायिक अधिनियम पास किया है, ये जो बात है वो हमारे पूरे हिंदू समाज की बंटवारे की बात है, और ये मैं कदापि ही सहन नहीं करूंगा। आपको इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। देखो, ये जो कम्युनल अवार्ड था, ये 2 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें जो चर्चाएं हुई थी, जो भारत की परिस्थिति, यहाँ के पिछड़े जनजाति के लोग, उनकी जो अवस्था थी, वो बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से वहां रखी थी।
इंग्रज सरकार को भी उसका अनुभव था और उसके बलबूते पर ये कम्युनल अवार्ड जो है, ये कम्युनल अवार्ड पास हुआ था। लेकिन जैसे ही ये अवार्ड आया, सांप्रदायिक जो पंचायत हम उसको बोलते हैं, गांधी जी ने उसके खिलाफ लिखना शुरू किया। और केवल गांधी जी ने लिखना शुरू किया ऐसा ही नहीं, तो गांधी जी ने चेतावनी दी, गांधी जी ने थ्रेटन किया उनको। और गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो सांप्रदायिक पंचायत है उसको खारिज किया जाए, और खारिज कर कर फिर से जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसका सार्वजनिक ऐलान करे, पब्लिक अनाउंसमेंट करे कि ये जो अवार्ड पास हुआ था उसमें बदलाव हुआ है या उसको खारिज किया गया। और अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वो नहीं करते हैं तो गांधी जी ने उनको धमकाया था, अगर आप इस अवार्ड को पीछे नहीं लेते हैं, इसको खारिज नहीं करते हैं, तो मैं स्वयं अनशन पर बैठूंगा, और ये जो मेरा अनशन है वो प्राणांतिक रहेगा, मरते दम तक रहेगा, फास्ट टिल डेथ। एक तरह से गांधी जी ने उस समय का जो अछूत समाज था, उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है, उस हक के खिलाफ एक तरह से खिलवाड़ चलाया था। देखो, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख थे और राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा था भारत को स्वातंत्र मिलाना, स्वातंत्र का जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उसको लड़ते रहे। और उसके लिए गांधी जी का जीवित रहना ये आम बात थी, एक महत्वपूर्ण बात थी। और इतना ही नहीं, जिस गांधी जी ने स्वयं गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए जो राजकीय अधिकार और जो हक मांगे थे उसको आगे लेके जाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भी उनका जीवित रहना उतना ही आवश्यक था। उस देश की स्वतंत्रता और भारत के लिए जो राजकीय अधिकार, हक प्राप्त करना, अछूत या पिछड़े लोगों के लिए जो भी कुछ इस सांप्रदायिक पंचायत से मिला था, उस तुलना में तिनके के बराबर था। लेकिन उन अछूत लोगों के लिए अपने उनके खुद के अधिकार ना मिले, उनको प्राप्त हुए हक उन तक ना पहुंचे, उसके लिए गांधी जी जब अपनी जान देने के लिए तुले थे, तो गांधी जी के सोच के बारे में, उनके रवैया के बारे में और उनके उस व्यवहार के बारे में हम क्या सोचे? देश की स्वतंत्रता एक तरफ, उस स्वतंत्रता के लिए जीवित रहना महत्वपूर्ण, और दूसरी तरफ जो पिछड़े जनजातियों के लोग हैं उनको मिली हुई जो तिनका भर सुविधा है, उनके हक है, उन हकों के बीच में आकर गांधी जी एक छल कपट नीति खेल रहे थे। और गांधी जी के सामने ना तो बाबा साहब झुकने वाले थे, ना समझौता करने वाले थे। जैसे गांधी जी ने अपनी मांग रखी, उसी तरह से बाबा साहब ने भी अपना जो रवैया है वो रवैया वैसा ही रखा। और उसमें एक बहुत अच्छी बात हमें दिखाई देती है
कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो भी गांधी जी के मत से सहमत नहीं थे और वो इस कम्युनल अवार्ड में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। केवल अगर जो कम्युनल अवार्ड जिनके तरफ गया है वो समाज यानी बाबा साहब आस्कर अगर उसको सम्मति देते हैं तो ही, लेकिन बाबा साहब तो सम्मति देने वाले नहीं थे। और फिर गांधी जी अपने बात पर अड़े रहे और गांधी जी अड़े रहने के कारण फिर उन्होंने अपना जो अनशन है वो अनशन घोषित किया। 20 सितंबर से गांधी जी अनशन पर बैठे, लेकिन 20 सितंबर के पहले 19 सितंबर को बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक परिपत्रक निकाला, एक मेमोरेंडम निकाला और जिस तरह से गांधी जी ने अपनी बातें रखी थी उसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी अपनी बातें रखने की कोशिश की। क्योंकि जिस बात पर गांधी जी अड़े हुए थे वैसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। जिस बात का कारण बताकर गांधी जी अनशन के लिए बैठे थे, ऐसा कहा गया है एक किताब में कि एक पत्रकार ने बाबा साहब को तो इस भाषा में पूछा था कि बाबा साहब, गांधी जी खुदकुशी करने के लिए तुले हैं, इसके बारे में अपनी क्या राय है? आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब के सामने जो प्रसंग या जो परिस्थिति होगी वो कितनी कठिन होगी। अपने आंदोलन के तहत अपनी पहली सफलता अपने समाज के लिए प्राप्त हुए हक और अधिकार, और दूसरी तरफ गांधी जी की खुदकुशी। अगर गांधी जी को मरने देते तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता था। तो जब ये इस तरह की परिस्थिति सामने आई, उसमें से जो पूना पैक्ट है वो पूना पैक्ट उसने जन्म लिया। पूना पैक्ट यहां से शुरू होता है और फिर भले ही बाबा साहब ने अपना कहना घोषित किया कि जब इस देश में मुसलमान या जो सिख लोग हैं उनको जो भी कुछ स्वतंत्र निर्वाचित क्षेत्र मिले हैं उससे अगर देश का बंटवारा नहीं दिखता है या नहीं होता है तो गांधी जी किस आधार पर अपना एक कहना मान रहे हैं कि अगर अछूत लोगों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र दिए जाते हैं तो उसमें से हिंदू समाज का बंटवारा होगा। गांधी जी का ये जो कहना था ये बिल्कुल बेबुनियाद और बच्चों जैसी हरकत थी, लेकिन जिस तरह से वो अपने मत पर अटे हुए थे, उन्होंने 20 तारीख को दोपहर को अपना अनशन शुरू किया। 21 तारीख चली गई और हम देखते हैं 22 तारीख से बाबा साहब के ऊपर का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो प्रेशर बढ़ता गया, वो दबाव बढ़ता गया। गांधी जी के जो भी अनुयायी थे वो बाबा साहब के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव डालना शुरू किए। आप लोग समझना चाहिए कि आज से 88 साल पहले बाबा साहब ने अपना कार्य शुरू किया था, कुछ सफलता हासिल की थी। उनके साथ उनका जो समाज था वो भले ही अनपढ़ था लेकिन अच्छे लोग थे और उनकी तुलना में राष्ट्रीय कांग्रेस
और राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता गांधी जी और गांधी जी की जान का खतरा। अगर गांधी जी को कुछ हुआ होता तो कल्पना कीजिए कि उस समय के लोगों ने दलित समाज के साथ, माफ करना ये शब्द मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो अछूत समाज है उसके साथ क्या व्यवहार किया रहता या कैसा व्यवहार किया रहता। फिर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने गहराई से सोचना शुरू किया, कुछ योजनाएं बनाई, कुछ योजना पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में उनके साथ उनकी तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय थे, सी गोपालाचारी थे, वल्लभ भाई पटेल या अन्य भी जो लोग थे जिनके नाम आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत ही चर्चा लंबी चलती रही, घंटों तक चलती रही, लेकिन नतीजा जो है, उसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ सही नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि जो भी सांप्रदायिक पंचायत था उसके तहत बाबा साहब को जो सफलता प्राप्त हुई थी उसमें उनको स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मिले थे। वही गांधी जी नहीं चाहते थे। भले ही वहां पर जो सीटें मिली थी उनकी संख्या 71 थी, लेकिन स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण वहां का उम्मीदवार और वहां के जो मतदाता है, इनका अगर हम सोचते हैं तो उसमें से ज्यादा उम्मीदें थी और गांधी जी को और कांग्रेस को यही बात माननी नहीं। फिर समझौते के तहत बाबा साहब ने अपने हिसाब से 197 सीटों की मांग की। कांग्रेस और गांधी उसके लिए तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे। उन्होंने 123 सीटें देने की तैयारी दर्शाई। कुछ चर्चा के बाद हम देखते हैं कि निश्चित रूप से बाबा साहब का समाधान नहीं हुआ, लेकिन 123 और 197 के बीच समझौता यह हुआ कि 148 सीटें जो है वो पिछड़े समाज को दे दी गई, लेकिन वो स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र में नहीं। जिस तरह से आम चुनाव होते थे उस आम चुनाव में, और उसमें बहुत सारे 9 मुद्दे हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जब हम देखते 23 और 24 तारीख, 24 तारीख का शनिवार था और शनिवार के दोपहर में 5 बजे अंतिमता ये जो करार है या समझौता है उस पर निशान लग गई, मुहर लग गई। लेकिन उससे पहले हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि जब करार होता है या समझौता होता है तो समझौता के लिए 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों की आपसी बातचीत होती है और 2 पक्ष आपसी बातचीत करके दोनों का समाधान होने के पश्चात कुछ मुद्दों पर सहमति पर आते हैं और उस सहमति के अंत में हम देखते हैं समझौता को मुहर लगाई जाती है। यहां हम क्या देखते हैं, एक तरफ गांधी जी की जान जा रही है, बीच बीच में बाबा साहब को संदेश आ रहे हैं कि बाबा साहब दिन बदर गांधी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, वो क्षीण होते जा रहे हैं, उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही है। मानो बाबा साहब के सर पे गांधी जी का मृत्यु टहल रहा है। एक तरफ बाबा साहब के सामने
अपना पूरा समाज और अपने पूरे समाज का जो कल्याण है, अपने समाज का जो वेलफेयर है, उनकी भलाई के बारे में उनकी सोच है कि ये पहला जो भी कुछ कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट है, उसको छोड़ते समय ये जो समझौता मैं कर रहा हूं, उस समझौते में मैं ज्यादा से ज्यादा कौन सी चीजें प्राप्त करूं, मैं क्या हासिल करूं, ये देखने की बाबा साहब की कोशिश जारी थी। गांधी जी जेल में थे, बाबा साहब अलग जगह थे। चर्चा करने के लिए गांधी जी के कुछ प्रतिनिधि आया करते थे। कभी कभी उनकी आधी अधूरी जानकारी रहती थी। कुछ चीजों को फिर से दोहराने के लिए उनको गांधी जी के पास जाना पड़ता था। इस बीच कभी कभी बात उल्टी सीधी गांधी जी को बताई जाती थी, वहां से फिर से उल्टा सीधा मैसेज यहां आता था। 2-3 बार बाबा साहब को स्वयं वहां जाकर गांधी जी के साथ टक्कर लेनी पड़ी। कुछ मुद्दे गांधी जी को समझाने पड़े, कुछ मुद्दे उनकी जो आंखें उनको खोलनी पड़ी। दबाव बहुत था बाबा साहब के ऊपर, और हम देखते हैं कि इतना दबाव था कि गुजरात से बाबा साहब को एक धमकी का खत आया था, अगर आप बाबा साहब गांधी जी की जान नहीं बचाते हैं तो हम आपको मारेंगे। ये सभी मसला पुणे में चालू था। शुक्रवार के रात 23 तारीख को सितंबर के पुणे में कुछ छात्रों ने इकट्ठा आकर एक तरह से बाबा साहब को फिर से मारने की चेतावनी दी, धमकी दी। मैं नहीं कहूंगा साजिश की। वो सुनकर तो बाबा साहब हंस पड़े, लेकिन फिर भी जो समझौता हम जिसे कहते हैं, वो समझौता दो पक्षों में नहीं हुआ है। ये जो पुणे का समझौता या पुणे पैक्ट है, जिसमें गांधी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस और सवर्ण समाज एक तरह से बाबा साहब के ऊपर दबाव डाल के उन्होंने बाबा साहब को एक तरह से उस समझौतों को मान्य करने के लिए लगाया कि आपको ये मानना पड़ेगा गांधी जी की जान बचाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है बाबा साहब की सोच अलग थी। उन्होंने गांधी जी की जान से ज्यादा, ये अगर असफल होता है समझौता तो उसके पश्चात मेरे समाज का क्या होगा, मेरे समाज पर क्या बीतेगी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने भले ही ये समझौता किया है, लेकिन एक सर्जनशीलता के साथ किया है। शायद ये समझौता मान्य करते हुए बाबा साहब का दिल शायद उनके साथ नहीं होगा, केवल उन्होंने अपने दिमाग और अपने हाथों से उस कागज पर दस्तखत किया होगा, लेकिन उनका दिल निश्चित ही उनके साथ नहीं होगा। ये समझौता भले ही हुआ, लेकिन जिस हालातों में हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, उस परिस्थिति में जो भी कुछ 1 से 9 उस समझौतों के मुद्दे थे, उस मुद्दों को जो लिखना था या ड्राफ्ट करना था, वो भी ठीक तरह से नहीं हुआ। लेकिन जैसी जैसी गांधी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उस परिस्थिति के कारण 24 सितंबर शनिवार शाम के 5 बजे इस समझौते पर या समझौते को मुहर लगानी पड़ी। बात यह हुआ, असर यह हुआ उसका कि यह समझौता पारित होने के बाद उसका अमल कैसा हो, उसका अमल कहां हो, उसका अमल कौन करेगा,
ये जो सभी बातें हैं, उन बातों को ठीक से रखा नहीं गया था। तो हम देखते हैं कि जिन बातों पर यह समझौता हुआ, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो परिस्थिति या जिस तरह की परिस्थिति आगे चलकर आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। जैसे कि एक बात के ऊपर बहुत जोरदार बहस हो रही थी कि भले ही ये 148 सीटें हम दे रहे हैं अछूतों के लिए, लेकिन 5 साल के बाद उसको फिर से देखा जाए और 5 साल के बाद या तो उसको जारी रखे या उसको बंद करे। हम देखते हैं कि बाबा साहब उसके ऊपर अड़े रहे और 5 साल से उसको 10 साल तक किया था। और वो 10 साल का सिलसिला हम देखते हैं कि अभी तक चलता आ रहा है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने हर 10 साल के बाद ये जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को बढ़ावा देते रहे। फिर हम देखते हैं कि ये जो समझौता था, उस समझौते में ये जो राजकीय आरक्षण था और उसके साथ साथ कुछ मुद्दों तक हम देखते हैं कि ये जो पिछड़े जनजातियों के समाज के लोग हैं, उनकी जहां तक काबिलियत है, उनकी योग्यता और क्षमता है, उनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण दिया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे 24 सितंबर को ये समझौता हुआ, लेकिन उसके दूसरे ही दिन जो बड़ी सभा हुई, उस सभा में बाबा साहब ने अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है, उसको सभी के सामने रख दिया। वो पूरी तरह से नाखुश थे और ये जो उनका दर्द था, वो दर्द बाबा साहब हमेशा बोलते रहे, हमेशा उसके ऊपर वो टिप्पणी करते रहे और उसका हमें एक बड़ा ही गहरा प्रभाव या परिणाम दिखने को मिलता है। जैसे असंग वज्र जी ने शुरुआत में बताया, 1952 में जो भी इलेक्शन हुए, उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभी उम्मीदवार पराजित हुए। इतना ही नहीं, तो स्वयं बाबा साहब भी पराजित हुए। ये जो परिणाम था, वो किस बात का परिणाम था? बंटवारे का, समझौते का। अभी हम देखते हैं कि भले ही ये आरक्षण रहा है, फिर वो ब्रिटिश भारत में हो या स्वतंत्र भारत में हो, वो आरक्षण और उस आरक्षण का जो अमल है, जो एग्जीक्यूशन है, जो पुणे पैक्ट या पुणे समझौता के तहत चलते रहना चाहिए था या होते रहना चाहिए था, वो कैसे रहा है, कैसे होते आ रहा है, इसके लिए कोई मेरा अनुभव आपको लेना या जानना जरूरी नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थिति हम अपने देश में अनुभव कर रहे हैं, किस तरह से इस राजकीय आरक्षण का लाभ समाज को मिल रहा है। अगर आप आज भी हमारी संसद देखते हैं, तो उस संसद में आपको ये दिखाई देगा कि भले ही पिछड़े समाज के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, लेकिन उसमें से 1 या 2 ही हो गए कि जो आरक्षित सीटों से चुनकर आते हैं। क्योंकि जिस तरह का प्रावधान रहा था या जिस तरह से प्रावधान हुआ था, उसका जो असर जिस तरह से होना चाहिए था, ना तब हुआ
ना स्वतंत्रता के पश्चात हम देखते हैं कि अभी लगभग 73 साल चल रहे हैं, फिर भी हमें उसका असर दिखाई दे रहा है। और इसी एक जो पीड़ा थी बाबा साहब के दिल में, ये जो दुख था बाबा साहब के दिल में, वो दुख उनका हम देखते हैं 1955 में बाहर आया। और 1955 में एक जगह पर वो स्वयं ही कहते हैं, जिस तरह से बाबा साहब ने ये जो आरक्षण लाने के लिए संघर्ष किया, वही बाबा साहब कहते हैं 1955 में कि ये जो आरक्षण है उसको हटाया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। उनकी वो पीड़ा थी। और हम ये देखते हैं कि सही में ये जो पूना करार है या पूना का जो समझौता है, वो किस तरह से वो परिस्थिति निर्माण हुई, किस परिस्थिति से बाबा साहब गुजर रहे थे, कौन सी परिस्थिति में बाबा साहब को ये कदम या ये निर्णय लेना पड़ा, और जो भी उन्होंने कोशिश की, उस कोशिशों में जो भी कुछ उनको सांप्रदायिक अधिनिर्णय से मिला था, वो भले ही उनके हाथ से छूट रहा था या उनको छोड़ना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी उस परिस्थिति में अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज के या लोगों के कल्याण के लिए, उस परिस्थिति में बाबा साहब जो भी कुछ कर सकते थे वो उन्होंने निश्चित ही करने की कोशिश की है। लेकिन ये निश्चित है कि ये जो समझौता है, ये समझौता लगता ही एक पक्ष के तरफ से हुआ है, दूसरे पक्ष को शायद उसको केवल परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए कबूल करना पड़ा है या मान्य करना पड़ा है अपने समाज के हित को लेकर। लेकिन यहां पर गांधी जी का जो व्यवहार है, ना तो वो महात्मा जैसे रहा है, ना किसी सभ्य इंसान के जैसा रहा है। पूना करार या पूना को जो समझौता है, एक गांधी जी की छल कपट और कुटिलता का एक सबसे अहम ऐसा उदाहरण है कि किस तरह से गांधी जी ने बाबा साहब पर दबाव डाल के, परिस्थिति को गुमराह करके बाबा साहब की सफलता यानी पूरे पिछड़े समाज की सफलता को, उनके हाथ में आया हुआ जो यश था, उसको गांधी जी ने एक तरह से मिटा दिया है। गांधी जी ने उसके साथ समझौता करवाया है। तो इस तरह से भाई और बहनों, ये जो पूना का जो समझौता है, यानी बाबा साहब की जो सफलता थी, जो जीत थी, जिसके तहत वो जो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के तहत बाबा साहब को जो मिला था, उसको रोकने की गांधी जी ने कोशिश की। वहां से पूना का समझौता शुरू होता है। उस रोकने के बदौलत जो भी दूसरी मांगे या दूसरी कुछ जो कसौटी या जो चीजें है, वो जो बाबा साहब ने नियोजन के तहत रखी, वो पूना पैक्ट में या पूना के समझौता में आई है। और तब से लेकर हम देखते हैं कि बाबा साहब के कुछ अनुयायियों में ये जो पूना करार है, उसके बारे में चीड़ भी है, बुरी भावना भी है। जिस तरह से गांधी जी पेश आए हैं, उस गांधी जी के प्रति एक मन में उनके एक सवाल है, उनके व्यवहार के प्रति एक सवाल है। लेकिन बाबा साहब का जो दिल है वो निश्चित ही बहुत बड़ा है। मानो सही में उन्होंने अपनी कुछ बातों के साथ समझौता करके एक तरह से गांधी जी को जीवन दान दिया है। बाबा साहब ने ये करार करते हुए एक तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरे सवर्ण समाज को भले ही नैतिक दृष्टि से बांध लिया था,
कि समझौते के तहत आपने जो मान्य किया है वो हमें देना, ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिन्होंने इस समझौते को स्वीकार लिया, मान्य किया, उन्होंने अपना जो परम कर्तव्य था उस परम कर्तव्य के साथ उन्होंने अन्याय किया है। तो ये जो करार के तहत हम देखते हैं कि बाबा साहब के ऊपर अन्याय हुआ है, उनके समाज के ऊपर अन्याय हुआ है, उनके समाज के जो हक और जो अधिकार थे उनके ऊपर अन्याय या हक हुआ है। अब ये रहा 88 साल पहले हुआ इतिहास। अब ये आज भी हम देखते हैं कि 24 सितंबर के दिन कुछ लोग पुणे करार का धिक्कार दिन मनाते हैं और कुछ लोग पुणे करार का स्वीकार दिन मनाते हैं। लोगों में भी दो किस्म के लोग हैं। लेकिन हम इससे आज की परिस्थिति में क्या सीखे? हमारी जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनको हम क्या सिखाए? 88 साल पहला ये जो इतिहास है, उस इतिहास को लेकर आज भी हम गांधी जी को कोसते रहे, आज भी हो दर्दनाक कहानी दोहराते रहे, या इतिहास से कुछ सीखे और इतिहास को लेकर हम हमारा और हमारे नस्लों का इतिहास बदल दे। इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए और किस तरह का बदलाव या परिवर्तन हमारी सोच में और हमारी कार्य पद्धति में लाना चाहिए? तो हुआ है, वैसे चलते आ रहा है और हम भी ऐसे परिस्थिति के आदी बने हुए हैं। क्या सचमुच हम ये जो स्टेरियोटाइप परिस्थिति है उसमें से खुद को बाहर निकलना चाहते हैं? इस पुणे पैक्ट या पुणे करार के तरफ, समझौते के तरफ नए सिरे से देखना चाहते हैं? उस घटना से कुछ सीख लेकर आगे के 10 या 20 साल में हम कुछ नया करेंगे, इसके बारे में सोच साना चाहते हैं? तो मुझे लगता है भाई और बहनों, ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, एक प्रक्रिया है, केवल एक दिन की घटना नहीं है। एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी भी अपने हिसाब से चालू है, अपने हिसाब से वो कार्यान्वित है, जिसका हिसाब हम भी नहीं मांग रहे हैं। और इसीलिए हमें ये जो पूरा जो चित्र है पुणे समझौता का, उसके जो अहम आगे जो पहलू है, उन पहलुओं को हमने समझना चाहिए, उस पहलुओं पर हमने ध्यान करना चाहिए। इसमें किसकी हार हुई या किसकी जीत हुई हम ये नहीं देख सकते। हमें यहाँ हमारे बाबा साहब का जो विशाल हृदय है और जो दूरदृष्टि है उसको हमने समझने चाहिए और उसको हमने आगे लेकर चलना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस जटिल विषय को ज्यादा उसकी डिटेल में न जाते हुए मैंने आपके सामने रखने की मेरी कोशिश की है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि उसके कुछ पहलू क्यों ना हो आपके समझ में आए होंगे। तो आपको धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूं। जय भीम।